हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भारत में फाउंडेशन, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शैक्षिक ढांचा की बात करने वाले हैं, यानी कि एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ फाउंडेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो इंडिया में है उससे रिलेटेड चीज़ों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो ये कि आप अपने ग्रुप्स तक और डेली इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए एक बार अपने फ्रेंड्स तक, और उसके साथ में आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा तथा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूला करिए। आप लोग जब छोटे थे तब अपनी पढ़ाई करते थे, क्लास में टीचर एंटर करता था, आप गुड मॉर्निंग करते थे, टीचर जाता था, थैंक यू बोलते थे। सो उसी बेसिस पे हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जब भी सेशन एंड हो जाए तो एक छुटकू सा कमेंट, चाहे वो आपका थैंक यू का ही क्यों ना हो, मुझे मतलब अप्रिशिएशन मिलेगा और एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, है ना। नहीं तो मैं चाहूँ तो सेकंड सेमेस्टर वालों की भी क्लासेस शुरू कर सकती हूँ, लेकिन सारा फोकस आप पे, वो भी सिर्फ इसीलिए कि एक बार आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए, अच्छे से परसेंटेज आ जाए जैसे तीनों सेमेस्टर में लाए हो, बस इसलिए। तो अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है जिसका रेफरल कोड भी पीजी पॉइंट है, और इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के 1300 से ज़्यादा, किसी के में 850 से ज़्यादा, इस तरीके से आपको MCQs मिल जाएंगे। केवल MCQs लेना है तो एप्लीकेशन पे आप ई नोट्स के सेक्शन में जा करके, पेड पे जा करके सी ऑल पे क्लिक करिए। अगर आपको नोट्स के साथ में मतलब कह सकते हैं कि MCQs के साथ में हर एक सब्जेक्ट का नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए आप कोर्सेज के सेक्शन में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। पेपर 1, 2, 3 का लॉन्च हो चुका है, 4 का जल्दी ही लॉन्च होगा, ठीक है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो भारत में शैक्षिक प्रणाली के कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। प्राथमिक मतलब आपके कौन कौन से? तो प्राथमिक में 2 ही आ जाते हैं, एक तो निम्न प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। निम्न प्राथमिक वाला जो होता है वो 6 से 10 वर्ष की आयु में होता है। उच्च प्राथमिक जो होता है वो आपका 11 और 12, उसके बाद में जो आपका उच्च शिक्षा होती है वो 13 से 15 तक, और उच्चतर माध्यमिक जो शिक्षा होती है वो 17 और 18 तक चलती है। निम्न प्राथमिक विद्यालय में 5 मानकों अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 मानक, प्राथमिक विद्यालय के 2 और उच्च विद्यालय के 3 और उच्चतर माध्यमिक के 2 में विभाजित किया जाता है या फिर किया गया है। तो छात्रों को हाई स्कूल के अंक तक बड़े पैमाने पर अपनी मातृभाषा के क्षेत्रीय परिवर्तनों को छोड़कर एक सामान्य पाठ्यक्रम सीखना होता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुछ मात्रा में विशेषज्ञता संभव है उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां हिंदी मातृभाषा है। देश भर के छात्रों को 3 भाषाएं अर्थात अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा सीखनी पड़ती है। अब भारत में जो NEP 2020 है, इससे पहले का शैक्षिक ढांचा जो था वो 10+2+3 था। आप लोगों ने जो पढ़ाई की है वो 10+2+3 के माध्यम से की है, ठीक। अब इसमें क्या चीज़ें थी तो देखो, हमारे देश में भारत में कोठारी आयोग जो आपका 1964-66 के समय शैक्षिक संरचना के 4 पैटर्न थे। एक तो आपका कौन सा था समझो, 4 पैटर्न में कौन कौन से थे? एक था आपका 10+2+3, ये सबसे ज़्यादा विख्यात था। एक था आपका 10+2+2, एक था आपका 11+3, एक था आपका 11-2+1+3। इसलिए कोठारी आयोग ने 10+2+3 के एक समान शैक्षिक ढांचे की शुरुआत करने की आवश्यकता पर बल दिया था, और शिक्षकों, छात्रों एवं देश के विभिन्न शैक्षिक निकायों ने इस पैटर्न को स्वीकार किया। साथ में पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में 10th फिर 12th और फिर ग्रेजुएशन के 3 साल, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। एक शिशु के 4 वर्ष की आयु में किंडरगार्टन में प्रवेश करने के बाद वह 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा का प्रथम चरण पूर्ण करेगा और इसके अंत में एक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा देगा। द्वितीय चरण में उसे अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा पूरी करने में 2 वर्ष लगेंगे। उसके बाद में जब वो उच्च स्तर में प्रवेश करेगा अर्थात तीसरे चरण में, तो वो विश्वविद्यालय यानी कि ग्रेजुएशन के उसके जो 3 साल होंगे, 10th तक पहले उसकी एजुकेशन होगी, है ना। फिर उसके बाद में +2 का मतलब होता है 11, 12+3 का मतलब होता है उसके ग्रेजुएशन के 3 साल। इस तरीके से आयोगों की सिफारिशों पर चर्चा हुई और 1968 में भारत सरकार ने स्वीकार किया कि देश के आर्थिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। तो 24 जुलाई 1968 को स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई और इस पर अमल करना भी प्रारंभ हुआ। मार्च 1977 में केंद्र में जनता दल की सरकार बनी और इसने 1979 में उसे घोषित कर दिया।
देखो अब ये लागू भी नहीं हो पाई, बस यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। ये लाइन पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लागू भी नहीं किया गया था कि केंद्र में दोबारा से सत्ता परिवर्तन हो गया था। इसमें कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई, श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने दोबारा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर जोर दिया। अब इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई और उनके स्थान पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनते ही अब राजीव गांधी ने हर एक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास शुरू कर दिए। तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए सरकार ने तत्कालीन शिक्षा क्या किया, एक सर्वेक्षण करवाया, एक सर्वे करवाया, और इस सर्वे के बेसिस पर उन्हें जो भी सजेशंस मिले, किसको, राजीव गांधी को, उन्होंने केंद्र सरकार ने इस सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति तैयार की और इसे संसद में पेश किया। संसद में पास होने के बाद में 1986 में इसे प्रकाशित किया गया तथा इसकी कार्य योजना को भी प्रकाशित। देखो ये एक आपकी पहली जो नीति थी, जिसके साथ साथ आपकी कार्य योजना, यानी कि नीति तो आई, उसके साथ में वर्क प्लान भी आया कि इस पे कार्य कैसा किया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946वीं आपकी पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई, इसके अनुसार राष्ट्रीय प्रणाली क्या थी, तो देखो शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली से तात्पर्य एक समान शिक्षा संरचना से संपूर्ण देश में 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया। इसमें 10 ईयर्स जो होंगे वो शिक्षा के वर्षीय प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 2 वर्ष हाई स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। +2 का मतलब हो गया 11th और 12th, तो +3 का मतलब हो जाएगा आपका क्या भैया, स्नातक की शिक्षा, यानी कि 3 वर्ष आपकी ग्रेजुएशन के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बच्चों को अच्छे से अवसर प्राप्त करवाए जाएंगे, चाहे वो आपके शैक्षिक विकास हो, चाहे वो विज्ञान तकनीकी विषय और देश में विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करना, इन सब चीज़ों से ये रिलेटेड होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संस्था आदि संस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। NEP 2020, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन, मैं कह रही हूँ हर एक पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपके एक तो पेपर 1 में समझिएगा बात को, दूसरा आपका पेपर 2 में 100 नहीं 200% क्वेश्चन बनेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। वो भी एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो NEP 2020 से भी बातें हम बताएं आपको, वो एकदम आप गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 यानी कि 1986 की नीति में दिया गया, इसके फॉर्मूले को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और इसे जो 10+2 था, इसे अब क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 के फॉर्मूले में ढाला गया है। इसका ये अर्थ है कि अब स्कूल के पहले 5 वर्ष में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 वर्ष में जो है वो कक्षा 1 व 2 सहित मूलभूत स्तर, जिसे फाउंडेशन स्टेज पहला भाग कहा जाएगा। फिर अगले जो 3 वर्ष होंगे वो +3 यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 की प्रारंभिक तैयारी के चरण, उसके साथ में जो दूसरा भाग है वो शिक्षा में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद के जो 3 वर्ष होंगे यानी +3 वो कक्षा 6, 7, 8 जिसे आप मध्य चरण कहेंगे या तीसरा भाग कहेंगे, इसमें विभाजित किया जाएगा। साथ में 4 वर्ष +4 का मतलब क्या हो जाएगा, +4 का मतलब होता है 9th, 10th, 11th और 12th तक की जो आपकी माध्यमिक चरण होगा या अंतिम भाग होगा, ये शामिल होगा। इस प्रकार स्कूली व्यवस्था को 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है। जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में भी बताया गया, चलिए हम आपको एक एक करके भी समझा देते हैं कि कैसे है। सबसे पहली जो स्टेज है NEP 2020 के तहत, जिसे आप मूलभूत स्तर कहते हैं, 5 जिसका नाम हो गया 5+3+3+4 है ना, तो 5 जो है वो क्या है, मूलभूत स्तर, जिसे आप फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। इसमें क्या होता है, पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में यानी कि प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल भाई बच्चे का जब प्रवेशी 3 साल की उम्र में करवा दिया जाएगा, तो 3, 4 और 5 साल तक बच्चों को क्या दिया जाएगा, प्री स्कूलिंग दी जाएगी। उसके बाद में जब वो 6 और 7 साल का होगा तो उसको क्लास 1 और 2, फिर अगले 2 साल तक कक्षा 1 और 2 में उसको पढ़ाया जाएगा।
और इन 5 वर्षों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। सामान्य तौर पर गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड उसमें चीज़ें होंगी ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। इसमें 3 से 8 वर्ष, समझो 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे कवर होंगे और इस प्रकार से पढ़ाई से पहले 5 साल का चरण पूरा हो जाएगा। ठीक, यानी कि जैसे कि मान लो किसी का बच्चा हुआ, जैसे ही वो 3 साल का हुआ उसका आप एडमिशन कराए होगे, तो 3, 4 और 5 यानी कि इन 3 साल में वो क्या करेगा, प्री स्कूलिंग की आंगनबाड़ी वाली शिक्षा लेगा। फिर जैसे ही बच्चा आपका 6 से 7 वर्ष का होगा उसको आप क्या देंगे, फर्स्ट और सेकंड क्लास की एजुकेशन देंगे। उसके बाद में बच्चा पहुंचेगा प्रारंभिक स्तर पर, प्री पेट्री स्टेज पे। इसमें क्या होगा, अब देखो 5 वाला तो आपने ये देख लिया, अब होगा 3 का मतलब हो जाएगा 3 से 5 तक की पढ़ाई, 3rd प्लस 4th प्लस 5th, यानी कि ये 3 साल तक की जो पढ़ाई होगी, इस दौरान बच्चा जो है आपका 8 से 11 वर्ष तक की उम्र का होगा। उसके बाद में फिर आ जाएगी आपकी मिडिल स्टेज, अब फिर ये 3 आएगा क्योंकि 5 + 3 + 3 + 4 है ना, तो 3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कक्षा 6, 7, 8 तक की पढ़ाई होगी और फिर 11 से 14 वर्ष की आयु जो आपकी बच्चों को कवर कर दिया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही स्किल डेवलपमेंट के भी कोर्स शुरू किए जाएंगे। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, विषय को चुनने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। अब वो ज़माना हवा हो गया कि साइंस साइड से पढ़ोगे कि आर्ट साइड से पढ़ोगे। अब अगर कोई मैथ्स वाला बच्चा चाहे कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री ले मैथ्स के साथ में, तो वो ले पाएगा NEP 2020 के तहत। इस प्रकार पूर्व शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं थे, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। अब जो नया सिस्टम है उसमें 5 + 3 + 3 + 4 में ढांचे में 3 वर्ष के बच्चे को शामिल कर दिया गया, यानी कि 3 इयर्स के बच्चों का एडमिशन होगा। तो यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ICCE की एक सुदृढ़ बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो और वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हो सकें। ठीक है, इन सबको ये देखिए यहाँ पर अपना कंपाइल करके भी लिख दिया गया। भारत में जो शैक्षिक प्रणाली है उसको आप देख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा के विषय में अगर मैं बात करूं तो भारत में प्राथमिक एवं मध्य यानी कि निम्न प्राथमिक पहले तो 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8 में बांटी गई थी। ये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। प्रथम शिक्षा 6 वर्ष की आयु में शुरू होती है और मध्य या उच्च प्राथमिक स्कूल की शिक्षा जो है वो आपकी 14 वर्ष की आयु में समाप्त होती है। तो स्कूली शिक्षा निजी एवं सरकारी विद्यालयों में दी जाती है। हालांकि सरकारी स्कूलों में अक्सर निजी स्कूलों की तुलना में शैक्षिक सुविधाएं एक बुनियादी ढांचा निम्न होता है। यद्यपि अब सरकार द्वारा इसमें बहुत सुधार किया जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा का माध्यम है और दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी आमतौर पर ग्रेड 3 से शुरू होती है। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बात कही गई कि माध्यमिक शिक्षा ग्रेड 9 से शुरू होती है और ये ग्रेड 12 यानी कि क्लास जिसको आप कहते हो ना 9 से 12 तक चलती है। माध्यमिक स्तर में इसको 2 वर्ष के 2 चक्रों में विभाजित किया जाता है, एक तो 9, 10 और दूसरा 11, 12। इसमें सामान्यतः निम्न माध्यमिक मानक जो है वो 10th होता है और उच्च वरिष्ठ या उच्चतर माध्यमिक का मानक जो होता है वो 12th होता है, यानी कि बोर्ड पेपर जैसे आपने 12th में दिए हैं ना वो वाले। सरकारी स्कूलों में इस स्तर की शिक्षा अभी भी निःशुल्क है, हालांकि माध्यमिक स्तर पर निजी शिक्षा अधिक प्रचलित है। सार्वजनिक परीक्षाएं चक्रों के अंत में आयोजित की जाती हैं। ये क्रमशः ग्रेड 11 और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन तक पहुंचने में प्रदान करती हैं। इसी के साथ में इसमें आप तो भाई जो आपकी वाली होती हैं इनमें आप चेंजमेंट्स कर सकते हैं NEP 2020 के तहत, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। माध्यमिक शिक्षा के पहले 2 वर्षों में प्रदर्शन के आधार पर और SSC परिणामों के आधार पर छात्र वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रों को विज्ञान, वाणिज्य और कला, मानविकी की पेशकश करते हुए अध्ययन की एक धारा या एकाग्रता का चयन करने का अवसर प्रदान करना है। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें 31 विषय हैं। हालांकि HSCE सबसे सामान्य मानक 12वीं परीक्षा है। अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र CBSE और भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र, व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र CISCE, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन यानी कि NIOS और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ऑफ
प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, इसके लिए क्या कहा गया है तो देखो, ऐसे छात्र जो तृतीयक शिक्षा पर नहीं जाना चाहते हैं वे अक्सर निजी स्वामित्व वाले व्यावसायिक स्कूलों में दाखिला लेते हैं जो केवल एक या केवल कुछ पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा अत्यधिक विशिष्ट नहीं है और बल्कि रोजगार के लिए लागू ज्ञान का एक व्यापक अवलोकन है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम एक भाषा पाठ्यक्रम, फाउंडेशन पाठ्यक्रम और ऐच्छिक से बना हुआ है, जिनमें से आधे ऐच्छिक प्रकृति में व्यवहारिक है, यानी कि जो जिसका मन हो वो उससे रिलेटेड अपनी एजुकेशन अब ले पाए। व्यावसायिक शिक्षा के अंत में परीक्षाएं अखिल भारतीय, कौन लेगा? अखिल भारतीय और व्यावसायिक शिक्षा के राज्य बोर्डों के द्वारा आयोजित की जाती हैं। तृतीयक जो शिक्षा, टर्सरी एजुकेशन जिसको आप कहते हैं, ये 1947 के बाद भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई थी और बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। विश्वविद्यालय शिक्षा की निगरानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा की जाती है, जो भारत में उच्च शिक्षा के विकास, धन आवंटन और संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे मान लीजिए आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो इनको भी मान्यता प्राप्त है, तभी तो ये बीएड आपको करवा पा रहे हैं, या अपने स्कूल में ये बीए बीएससी भी काम करवा पा रहे हैं, तो इनको कहाँ से मान्यता प्राप्त है? तो यूजीसी से। ठीक। राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद NAAC की स्थापना यूजीसी द्वारा A++ से लेकर के C तक वर्ण अनुक्रमिक रैंकिंग प्रणाली के आधार पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों का आकलन करने के लिए की गई थी। मूल्यांकन और प्रत्यायन का व्यापक रूप से किसी संस्थान की गुणवत्ता स्थिति को समझने के लिए उपयोग किया जाता है और ये इंगित करता है कि विशेष संस्थान NAAC द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को पूरा करती है। NAAC की मान्यता प्रक्रिया की भागीदारी स्वैच्छिक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, देखिए ये जितने भी आपके फुल फॉर्म हैं, चाहे NCT हो, चाहे NCERT हो, चाहे NAAC हो, चाहे कुछ भी, फुल फॉर्म सारे आपको आपके जुबान पे होने चाहिए, आप ऐसे समझ लो, क्योंकि फुल फॉर्म 110% पूछा जाएगा। तो आपकी AICTE की स्थापना भी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण की देखरेख, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, कॉलेज वगैरह हैं, तो उनकी देखरेख के लिए इनकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के सदस्य हैं, जो सूचना के प्रसार का अभिन्न अंग है और सरकार यूजीसी और स्वयं संस्थानों से सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारत में विभिन्न प्रकार के तृतीयक संस्थान हैं, जैसे आपके विश्वविद्यालय, केंद्र, राज्य और मुक्त। आपने ओपन यूनिवर्सिटी के भी नाम सुने होंगे। राष्ट्र महत्व के विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड का मतलब समझते हैं आप? जो आपकी CSGMU है वो अब आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ये अपने फैसले अब स्वयं ले सकती है, इनको किसी पे आधारित नहीं रहना है। अधिकांश छात्रों का निर्देश लगभग 80% संबद्ध कॉलेजों में पाठ्यक्रम परीक्षा एवं विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन की गई अंतिम डिग्री के साथ पूरा किया जाता है। घटक और स्वायत्त महाविद्यालय भी मौजूद हैं, वे पाठ्यचर्या, विकास और मूल्यांकन के संबंध में अधिक स्वायत्त का आनंद लेते हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आमतौर पर स्कूली शिक्षा के मानक 12वीं वर्ष पूरा करने की आवश्यकता होती है और विश्वविद्यालय में प्रवेश लगभग विशेष रूप से परीक्षा में प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मतलब आपका एंट्रेंस के बेसिस पे ही तो एडमिशन होता है जब आप 12th करके जाते हो, कला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और वाणिज्य के क्षेत्र में। तो स्नातक की डिग्री लगभग विशेष रूप से 3 साल के कार्यक्रम हैं और डिप्लोमा कार्यक्रम जो है वो 2 से 3 साल की अवधि के हैं। समझ रहे हैं? मतलब जो डिग्री से रिलेटेड आपके कोर्सेज हैं वो 3 साल और जो आपके डिप्लोमा से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो भी 2 से 3 साल की अवधि के हैं और पॉलिटेक्निक में प्रदान किए जाते हैं। आमतौर पर एक विशेष इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र में एक उन्नत या पोस्ट डिप्लोमा में समापन होता है। मेडिसिन, आर्किटेक्चर हो गया आपका, कानून आदि के क्षेत्र में व्यावसायिक स्नातक की डिग्री अनुशासन के आधार पर 4 से 5.5 साल तक भिन्न होती है। स्नातक में आपके मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, MBA आदि कार्यक्रमों में प्रवेश द्वितीय श्रेणी पास या उच्चतर के साथ स्नातक की डिग्री विषय के आधार पर 3 या 4 वर्ष को पूरा होने पर निर्भर है। प्रबंधन में गैर विश्वविद्यालय शिक्षा भारत में लोकप्रिय है। कई संस्थान प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करते हैं जो 2 साल तक चलता है और आमतौर पर MBA के समकक्ष होता है। इसी तरीके से जो आपकी डॉक्टरेट स्तर की डिग्री के लिए कम से कम 2 या 3 साल की आवश्यकता होती है। इसमें शोध और एक थीसिस, जब आप PhD करोगे तब भी ये सब होगा। थीसिस या शोध प्रबंध शामिल होता है। 2015 की शुरुआत में यूजीसी द्वारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS की शुरुआत शिक्षा के लिए अधिक अंतः विषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने और छात्रों को अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करने में प्रयास की गई थी। सुधार ने 10 बिंदु पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना भी पेश की। इसकी स्थापना के बाद सिस्टम को छात्रों और प्रशासकों द्वारा जांच का सामना करना पड़ा है। ये देखते हुए हालांकि सिस्टम पसंद और लचीलेपन का वादा भी करता है,
तो इस तरीके से आपकी जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो आपकी कह सकते हैं प्राथमिक स्तर की थी, चाहे वो आपकी माध्यमिक स्तर की थी, चाहे वो उच्च स्तर की थी, उसके बाद में आपके NEP 2020 से रिलेटेड जो भी बातें कही थी वो सब कुछ हमने आपको इस क्लास में करवाया है, ठीक है। चाहे वो वोकेशनल हो, चाहे वो प्राइमरी हो या टर्सरी हो। उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 5th है, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 1 विच इज़ रिलेटेड टू दी प्राइमरी, कह सकते हैं सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। उसके बाद में किससे रिलेटेड है, तो समवर्ती मुद्दे, यानी कि कंकरेंट इश्यूज़, वर्तमान में जो कितनी समस्याएं हैं इनमें, इससे संबंधित है। और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है आपका, तो इसको करवाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन हम लोग बहुत ईजिली कवर करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा खास भी नहीं है। आप क्या समस्याएं आप उनको खुद ही फेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसका एक आइडिया भी है। आप खुद देखिए कि कितना बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक ये वास्ट कह सकते हैं। खैर, लेकिन इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे और हम लोग अपने चैप्टर को पूरा कवर अप करेंगे जो आपका रिलेटेड है चैप्टर नंबर 5, है ना। तो अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कम से कम 25 पेज का आपका ये चैप्टर होने वाला है, बहुत अच्छे से हम इसको, चाहे भले 1 घंटे की क्लास हो, लेकिन एक ही क्लास में कवर करवाएंगे। उसके बाद में आपकी यूनिट 2 शुरू करेंगे। ये थी एक छोटी सी जानकारी। इसके अलावा हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। वो जानकारी ये है आपकी कि अगर आप पेपर 3, जैसे आप ये यूनिट 1 देख पा रहे हैं, इस तरीके से अगर आपको MCQ सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हैंड रिटन MCQs के लिए आपको इंस्टॉल करना होगा PG Point ऐप। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं पेपर 1 के MCQs हैं जो कि 1300 से ज़्यादा है। केवल MCQs के लिए आप PG Point ऐप इंस्टॉल करके ई-नोट्स के सेक्शन में जाइएगा। अगर आपको इस तरीके के कुछ नोट्स चाहिए, जैसे ये 1 लाइनर फॉर्मेट में है, तो मुश्किल से कुछ रुपए का अंतर आएगा। आप अपना पेड नोट्स, सीधे पेड कोर्स भी ले सकते हैं। कहाँ से मिलेगा तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं। PG Point ऐप इंस्टॉल करिएगा, रेफरल कोड मांगे तो PG Point डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद में कोई दिक्कत आती है तो PG Point ऑफिशियल पे मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, केवल MCQs लेना है तो ई-नोट्स पे जाना, कोर्स लेना है तो कोर्स पे क्लिक करना। कोर्स में MCQs के साथ नोट्स भी मिलेगा। जैसे आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो आप सी ऑल पे क्लिक करिएगा, ये पेड कोर्स के बगल में दिखेगा आपको, है ना। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पर जैसे पेपर 1 दिख रहा है, इसी तरीके से आपको पेपर 2 का भी दिखेगा। कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप पेपर 1 का देख रहे हैं, उसी प्रकार से आपके सामने पेपर 2 का भी होगा, जिसके अंतर्गत चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, साथ में आपके क्या होंगे, कुछ MCQs भी होंगे। जहाँ 1100 दिख रहा है वहाँ 1300 है, याद रखिएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर अभी तक आपने कुछ क्लास के बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब पे अपने सर्च करो PG Point। भाई वो हमने नोट्स की बात खत्म कर दी। अगर क्लास की प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो PG Point सर्च करो। इस तरीके से देखो, शॉर्ट्स, लाइव वीडियोस दिखेगा। यहाँ इसके बगल में आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। कहाँ आएगा मैम? हमने कहा ये देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आया। ये आपका पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया पेपर 3 है। आपको यहाँ पर टच करोगे, जितनी क्लासेस होंगी आपको दिख जाएंगी। अब तो 16 से ऊपर हो गई हैं, ठीक। उसके बाद में फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ये भारतीय शिक्षा प्रणाली, ये आपका पेपर 1, इसमें 26 क्लास के माध्यम से हमने कंप्लीट कर दिया। 300 MCQs की मैराथन भी करवा दी। इसी तरीके से आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी। और अगर आपको ई-नोट्स के सेक्शन में जाना है तो बिल्कुल ई-नोट्स के सेक्शन में भी जाकर के आप अपना PDF वगैरह ले सकते हैं, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी, मैम हम नहीं ले पा रहे हैं या हमारा ऐप नहीं में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं आप कर सकते हैं, तो हमें मेल करिएगा pgpoint100@gmail.com पे कि मैम हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल हो रहा है या ऐप में कोई दिक्कत आ रही है। तो हम वहाँ पर आपको एक नंबर मैसेज कर देंगे सर का, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देंगे। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। Thank you so much for being with me in the class.